हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर, हमने लास्ट क्लास में टीजीटी का जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस देखा था और उस सिलेबस में अक्सर बात कही गई थी दो पार्ट की। एक पार्ट में सर थ्योरेटिकल यूनिट थे और दूसरे पार्ट में अकाउंट्स के यूनिट थे, है ना। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला पार्ट, बीएसटी, है ना, बिजनेस स्टडीज की। अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज की तो शुरुआत जो करी गई है वो करा गया है बिजनेस के फॉर्म से, कि अलग अलग फॉर्म्स बिजनेस का जो है वो क्या होता है ना। अक्सर हम अगर बिजनेस की शुरुआत की बात करते हैं, यानी व्यवसाय की शुरुआत की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ कुछ बातें चलती है। क्या बातें चलती है कि क्या व्यवसाय हमें खुद अकेले अपने दम पे करना है, क्या व्यवसाय जो है वो कुछ लोग मिलके करेंगे, दो तीन लोग, क्या व्यवसाय हमारा पेरेंट वाला है, क्या हमारा व्यवसाय जो है पुराने जमाने से चलता आ रहा है और हमें उस व्यवसाय को अडॉप्ट करना है, क्या हमारा व्यवसाय इतना बड़ा होगा कि इसमें 30-40 लोग होंगे और मिलके एक बड़ा व्यवसाय करेंगे, कि या फिर हमारा व्यवसाय ऐसा होगा जो आसपास की कुछ लोगों के साथ हम मिलकर उसकी शुरुआत करेंगे। ये दिमाग में हमारी बात चलते रहती है जब भी हम व्यवसाय शुरू करने की बात करते हैं। तो अक्सर जब जब हमारे दिमाग में ये आता है कि नहीं भाई, हम तो अकेले व्यवसाय करेंगे, हम क्या करेंगे, अकेले बिजनेस करेंगे, अकेले प्रॉफिट कमाएंगे, अकेले उसका रिस्क बियर करेंगे, अकेले हम सारा का सारा कंट्रोल रखेंगे, हम ही अपने बिजनेस के मालिक होंगे और हम ही सब कुछ होंगे। तो ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है और ये पहला फॉर्म है बिजनेस का। और अगर हम बात करें दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस की, तो जहां पे हम 2, 3, 4, 5 लोग ऐसे मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, जहां हम चाहते हैं कि भाई साहब हमारे पास जो हमारा दायित्व हो वो अनलिमिटेड हो, उसमें मिलकर टीम वर्क के साथ काम करें, जहां पे हम कुछ दोस्त के कोई बोलते हैं भाई तुम भी पैसा लगाओ, हम भी कुछ पैसा लगाएंगे, अगर कोई तीसरा है तो वो भी कुछ पैसा लगाएगा। और इस तरह की व्यवसाय को जब हम शुरुआत करते हैं जहां पे सबकी लायबिलिटी होती है, सबका अपना अपना फंड लगता है, सबका अपना अपना पैसा लगता है, उस तरह की व्यवसाय को हम पार्टनरशिप कहते हैं। और आज हम इन्हीं दोनों की चर्चा करने वाले हैं पूरे के पूरे क्लास में। बेसिकली तीसरा, चौथा, पांचवा और बिजनेस भी होता है। सर, थर्ड टाइप के बिजनेस ऐसे बिजनेस होते हैं जो आपके पिताजी यानी कि आपके पापा, आपके दादा के वक्त से चला आ रहा है, और अगर आप भी उसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस तरह के बिजनेस को कहा जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, है ना। अक्सर ये जो एक तरह की हिंदू फैमिली होती है उनमें इस तरह की बिजनेस पाई जाती है या होता है। उसके बाद जो बिजनेस होती है वो होती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं उसे। अब क्या होता है इसमें, इसमें बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करने का प्लान करा जाता है और एक रजिस्ट्रेशन करा जाता है। उस रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग होते हैं और वो सारे लोग मिलके एक आर्टिफिशियल इंसान को पैदा करते हैं जिसका नाम होता है कंपनी। क्या होता है कंपनी? कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, जो उसके ऑनर से उसको बिल्कुल सेपरेट कर देता है, बिल्कुल अलग कर देता है। अगर हम बात करें कंपनी का, तो कंपनी क्या हो जाती है? एक अलग एंटिटी, और उसके जो ऑनर्स होंगे यानी कि जितने लोगों ने मिलकर स्टार्ट करी होगी कंपनी, उनको ऑनर्स कहा गया और वो बिल्कुल अलग होंगे। ऑनर्स क्या करेंगे? कंपनी में पैसा डालेंगे और कंपनी ग्रो करेगी, है ना। ये इसको बोलते हैं कंपनी वाला बिजनेस। नेक्स्ट जो है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है किसी के बेनिफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बड़ी बड़ी वो भी एक कंपनी का ही फॉर्म है, जहां कुछ लोग मिलके जो भी काम करेंगे वो पर्पस सोसाइटी के लिए करेंगे। जो भी काम, जैसे अगर मान लेते हैं सुधा मिल्क डायरी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्या है भाई साहब? वो सोसाइटी के अंदर रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि जो भी काम वहां होगा वो सोसाइटी के लिए होगा। प्रॉफिट कमाएगी तो सोसाइटी के लिए, और अगर लॉस होगा तो सोसाइटी का। ठीक है, तो ये 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3 चीजें को दिया गया है। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, और तीसरा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की शुरुआत हम करते हैं, आइए आपके सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू करें। जी सर, आइए चलते हैं कहां पे? क्लास में। देखिए, क्लास चलने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। क्या सर, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती होगी। अगर आप पढ़ते हैं, आपको क्लास के नोट्स की जरूरत पड़ती है।
आपके लिए टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यू, आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ ज्वाइन करने के बाद अगर आपको पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह जो भी है यहाँ मिल जाएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी कॉमर्स में ना आए। और हमारा एक ऐप है नेट वाला भैया ऐप। अब देखिए नेट वाला भैया आप एक साथ लिखेंगे कहां भाई साहब, जहां से आप सब प्ले स्टोर जहां पे डाउनलोड करते हैं सारा ऐप, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आपको ये ऐप मिल जाएगा और जितने भी कोर्सेस होंगे यहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सर क्या है ये देखिए, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट सेक्शन डिटेल स्टडी ऑफ सोल प्रॉपर्टरशिप एंड पार्टनरशिप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, हम जो अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक, चलिए शुरू करें। आइए सर शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। देखिए कह रहा है अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का तो आपका मन क्या होगा कि भैया हम बिजनेस को एक्सपेंड करें, है ना, और उसके लिए अलग अलग डिसीजंस लें। तो सबसे पहले क्या बोला कि भाई साहब आपके पास 5 तरीके की बिजनेस रखी गई है, उन 5 में से एक पहला बिजनेस जो है वो कौन है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप है। कौन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और इज इंटरेस्टेड टू एक्सपेंडिंग और एन एग्जिस्टिंग वन, मतलब अगर कोई पुराना बिजनेस है उसको आप बढ़ाना चाह रहे हो या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, बात दोनों की कर रहा है। एन इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेट टू द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आप कौन सा फॉर्म करेंगे, बिजनेस का कौन सा फॉर्म्स को आप क्या करेंगे अपनाएंगे ताकि आपका बिजनेस अच्छा से चल पाए। The most appropriate form is determined by the winning and the advantage and the disadvantage of each organization against one's own requirement। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप शुरू करने वाले हैं बिजनेस करने के लिए, सबकी अपनी कुछ खामियां हैं, कुछ क्या है, कुछ अच्छाइयां हैं, है ना। तो कह रहा है वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम विच वन कैन चूज द राइट वन इंक्लूड। तो अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं, उनमें से आपको क्या करना है, आपको 2 या 3 पढ़ना है। आज तो 2 की शुरुआत करेंगे। पहला क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। आइए हम इसी से शुरुआत करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप कहने का मतलब है आप अकेले मालिक होंगे। जैसे अगर आप किसी दुकान में जाते होंगे जो आसपास के राशन का दुकान है, आसपास का समोसे का दुकान है, आसपास किसी मेडिकल शॉप में जाते होंगे, वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं, जहां पे मालिक जो होता है, जहां पे बिजनेस चलाने वाला जो होता है, ऑनर जो होता है, वो सारे रिस्क भी बियर करता है कि अगर कोई परेशानी आ जाएगी तो सारा रिस्क मेरे ऊपर, और जितने भी प्रॉफिट होगी उस बिजनेस से कमाया वो सारा चीज वो अपने ऊपर ले लेता है ना जी। और सारा का सारा चीज आगे इसी तरह से फॉर्म होते चले जाता है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्या कह रहा है, सोल प्रोप्राइटर इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पॉपुलर फॉर्म है, एंड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑल फॉर स्मॉल बिजनेस स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। तो ये क्या कह रहा है कि भैया अगर आप कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म है, और छोटे बिजनेस से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्म क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का है, जब आप इनिशियल ईयर में हो, जब आप शुरुआती दौरे में हो। कह रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all risk। तो ये क्या कह रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, वो उस फॉर्म के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है जिसमें अपना ऑन भी है, मैनेज भी हम करेंगे, कंट्रोल भी किया जाएगा, किसके द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा, जो रिसिपेंट होगा मतलब जो सारे प्रॉफिट्स भी अपने पास रखेगा और रिस्क भी सारे वो उठाएगा, है ना। बियर ऑफ रिस्क मतलब सारे रिस्क को वो उठाएगा और सारा प्रॉफिट भी खुद ही रखेगा। कह रहा है दिस इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ, और ये एविडेंट किससे है सर, इसके टर्म से, सोल प्रोप्राइटर जो टर्म है उससे। कह रहा द वर्ड सोल इंप्लाइज ओनली, सोल का मतलब ओनली होता है, प्रोप्राइटर रिफर्स टू द ओनर। तो क्या बोल रहा है, द सोल प्रोप्राइटर मींस द ओनली वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ बिजनेस। तो वो इंसान जो खुद ही ऑनर है अपने बिजनेस का, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है, द ऑनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेमेंट ऑफ डेट इन केस ऑफ एसेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेट्स
as such the owner personal possessions and such is her personal car or other such could be sold for repaying debt। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आप सारा प्रॉफिट ले रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल ले रहे हो, लेकिन अगर आपका बिजनेस डूब जाता है, अगर आप बिजनेस नहीं चला पाते हो, तो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आपका जो पेमेंट करना पड़ेगा, जो डेट होगा, जो उधार आपने लिया होगा, वो आपके संपत्ति को बेच के भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी ने 20 लाख रुपए में से अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू किया, जिसमें से 10 लाख उसने उधार लिए थे और 10 लाख जो है वो आपका अपना था। जो बिजनेस किसी तरह से 1-2 महीना खींचा, 3 महीने खींचा, चौथे महीने में बिजनेस जो है वो डूब गया। अब वो जो 10 लाख पेमेंट करने हैं, वो ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने 10 लाख उधार लिए थे बिजनेस से, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस डूब गया तो पैसा गया, ऐसा नहीं। आपके पास जो करंट एसेट होगा, जो फिक्स्ड एसेट होगा, जो घर होंगे, जो गाड़ियां होंगी, उसको बेचकर उसका पेमेंट किया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा सोल ट्रेडिंग के लिए। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 डेफिनेशन दिए गए हैं, अलग अलग डेफिनेशन है, एक जेएल हैंसन का और एक एलएच हेने का है। ठीक है, हम देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं एक डेफिनेशन और एक आपके लिए रहेगा। नहीं जी, कह रहा है सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द कैपिटल एंड फॉर बेयरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट बिजनेस। तो ये वही बात कह रहा है कि सोल ट्रेडिंग करने का मतलब क्या है कि एक टाइप का ऐसा बिजनेस यूनिट जहां पे एक पर्सन पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल देने के लिए, रिस्क उठाने के लिए और मैनेजमेंट बिजनेस का चलाने के लिए। ये किसने कहा, जेएल हैंसन ने कहा। क्लियर है जी सर। अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फीचर्स कह लीजिए, बात बराबर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। तो कह रहा है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए यार सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ऐसा कोई सेपरेट लॉ है नहीं, तो भैया सीधा सीधी क्या है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा, चाहे आप बिजनेस जब फॉर्म करिए चाहे वो आप जब बंद कर दीजिए। कह रहा है हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस दो दिस सम केसेस में वन में रिक्वायर अ लाइसेंस। अगर बोल रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हार्डली से हार्डली जो लीगल फॉर्मेलिटी होगा वो किसी किसी बिजनेस में लाइसेंस लेने का होगा। साहब समोसा बेचने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है ना, तो वो आप पैसे बेच सकते हैं। लेकिन अगर मेडिकल शॉप खोलते हैं तो वहां पे लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। आप दारू की दुकान खोलते हैं तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन और क्लोजर क्या होगा सर, अपने हाथ में होता है। क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन इजिली, मतलब बिजनेस बंद भी करना है तो इजिली से आप बंद कर सकते हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। देयर इज ईज इन द फॉर्मेशन एज वेल क्लोजर ऑफ द बिजनेस, मतलब इजीनेस क्या है, जब मन करो तब खोल लो, जब मन करो तब बंद कर दो, इसी को तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। दूसरा है लायबिलिटी। अब देखिए लायबिलिटी तो भाई साहब अनलिमिटेड होगी। क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। क्यों, क्योंकि मालिक हम हैं, हम जितना चाहे उतना बिजनेस में लोन ले लें, हम जितना चाहे उतना बाहर से सामान लेके आ जाए ना लायबिलिटी पे। तो वही कह रहा है लायबिलिटी क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी किसका है, सोल प्रोप्राइटरशिप का। कह रहा दिस इंप्लाइज दैट दे हैव टू बी ब्रिंग इन 20,000 फ्रॉम हर पर्सनल सोर्सेस इवन इफ शी हैज टू सेल हर पर्सनल प्रॉपर्टी टू प्रीपे द डेब्ट्स। वही वाला बात है कि अगर आप 50,000 5 लाख भी लेके आ रहे हैं ना, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी से पे करना पड़ेगा अगर आपका आपने उसका नुकसान किया। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट कह रहा है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। ये बात भी बिल्कुल सही है, अकेला रिस्क बियर करेगा तो प्रॉफिट भी अकेला उठाएगा, अगर रिस्क नहीं बियर करेगा तो प्रॉफिट भी नहीं उठाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। क्या रिस्क ऑफ फेल्योर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। वही वाला बात कह रहा है ना, कह रहा है द बिजनेस इज सक्सेसफुल देन द प्रोप्राइटर एंजॉय द ऑल बेनिफिट्स, बेनिफिट भी वही लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कंट्रोल भी सारा सारा किसका है सर, ऑनरशिप का ही है ना, जो सोल प्रोप्राइटर उसी का कंट्रोल होगा जी। कह रहा राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजंस लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर, है ना, सारा का सारा डिसीजन सोल प्रोप्राइटर के हाथ में होता है। नो सेपरेट एंटिटी, क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे कंपनी जो है वहां पे क्या होता है कि दो ऑनर और कंपनी दोनों अलग अलग एंटिटी है, लेकिन यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका नुकसान हुआ तो आपके बिजनेस का नुकसान हुआ, आपके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ मतलब आपका प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आपको सोल ट्रेडर्स और उसके बिजनेस को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, चलो वही कह रहा है इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। बिजनेस के बीच में और सोल ट्रेडर के बीच में, दोनों के बीच में आपको कोई अलग नहीं
करना है, दोनों सेम है। कह रहा है बिजनेस डज नॉट हैव द आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर, द ओनर इज देयरफॉर हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बात तो वही सही है ना कि अगर कोई बिजनेस और उसका ओनर अलग नहीं है तो भाई साहब क्या होगा, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन उठाएगा? सर जो ओनर है, जो सोल प्रोप्राइटर है ना, वो उठाएगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, क्या बोल रहा है? सोल प्रोप्राइटर, द सेल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द वन पर्सन, therefore death, insanity, imprisonment, physical ailment, bankruptcy of sole proprietor will have a direct and detrimental effect on the business and may have caused closure of the business। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ही ऊपर चल गए तो क्या होगा? बिजनेस बंद। हम अगर जेल में चल गए, हम अगर फिजिकली कोई दिक्कत आ गई, बैंकरप्ट हो गए, तो हमारा क्या होगा? हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सिंगल मालिक थे और सिंगल मालिक थे तो बिजनेस बंद होना तय था। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट चलें, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोला गया, क्या क्या एडवांटेज है? तो भैया एडवांटेज तो सबसे पहले ये कि इजी फॉर्म है और डिसॉल्व भी करना है, फॉर्मेशन भी इजी है और डिसॉल्व भी इजी है। मेरा मन का मर्जी, जब चाहे काम शुरू किए, जब चाहे काम बंद कर दिए। डायरेक्ट इंसेंटिव है, मतलब यहां हमको किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, यहां हम किसी को प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई डिविडेंड नहीं लगता, यहाँ पे कोई प्रॉफिट पार्टनर्स को नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे क्या है? सीधा सीधी है, जो भी कमाए आपका खुद का, जो नहीं कमाए किसी और का, मतलब सीधा बात है। सोल प्रॉफिट रिसीवर, ये भी बात वही तो मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है और सोल प्रॉफिट का रिसीवर भी होता है। जितना प्रॉफिट बचा सारा का सारा अपना। टोटल बिजनेस कंट्रोल भी होता है, क्योंकि वही मालिक है, और वही मालिक है तो आदेश भी उसी का चलेगा, जो जहां जिस तरीके से मन करेगा वो उस तरीके से करेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्स एडवांटेज लग जाता है। जैसे क्या फायदा है? अभी अगर आप पार्टनरशिप कर लो या फिर कंपनी कर लो तो 30% ऑफ टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा किसी भी हालत में, चाहे आप 10 रुपए ही कमाओ। पार्टनरशिप अगर आपने फॉर्म किया तो आपको 30% टैक्स पे करना है, लेकिन सोल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। सोल ट्रेडिंग में आपको कम पेमेंट टैक्स देना पड़ता है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। भाई साहब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चाय खोल के बेच दो, बोल दो एमबीए चाय वाला बना दो, है ना। प्राइवेसी रहती है और कस्टमर के साथ सबसे बड़ी बात डायरेक्ट रिलेशन रहता है, क्योंकि आप क्या है, आप मेन मालिक हैं। मालिक है तो आप बेचते हैं तो आपके दुकान में आता है, लोग जानता है आपको डायरेक्टली, आप कस्टमर से कि फलना जी का दुकान है ना, फलना जी का दुकान जो है वो फलना के तरीके से चल रहा है, बोलते हैं ना अपन, वो वाला चीज है। डिसएडवांटेज क्या है? बिजनेस कंटिन्यूटी प्रॉब्लम, कि अगर बिजनेस कंटिन्यू कौन करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे घर में बिजनेस है, मैं बाहर आ गया, मैं टीचिंग लाइन में, मेरा भाई भी किसी और लाइन में, तो बिजनेस कौन करेगा? ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि मैनेजर का जो पोस्ट ऐसा है नहीं, सब कुछ खुद ही करना है, तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होता है। कैपिटल भी लिमिटेड होते हैं, अकेले कितना कैपिटल लगाओगे, है ना, तो लिमिटेड कैपिटल होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, हाँ ये क्या है कि भैया आप जितना लोन लोगे उतना मिल जाएगा, लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होगी, ये बात याद रखिएगा। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, ये तो बात बिल्कुल सही है। लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए पार्टनरशिप है, फिर कंपनी है, तो वो चीज करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी सर। आइए नेक्स्ट चलें सर। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। क्या है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से अधिक पर्सन जब मिलकर किसी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं और प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो पार्टनरशिप कर रहा है। क्या कर रहा है? पार्टनरशिप कर रहा है। तो पार्टनरशिप जो है उसका, अब देखो इसके लिए एक्ट बना, पार्टनरशिप के लिए एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप को 1932 में सेक्शन 4 में ये डिफाइन किया गया। वहां क्या कहा गया ये पहले देख लो, पहले मीनिंग देखें। क्या कह रहा है? पार्टनरशिप क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में वॉलंटरी एसोसिएशन, who agree to carry on some business jointly and share its profit and losses। तो क्या बोल रहा है? जो एग्री है बिजनेस को ज्वाइंटली चलाने के लिए और प्रॉफिट एंड शेयर को, लॉस को शेयर करने के लिए। द पार्टनरशिप वाज इवॉल्व्ड टू ओवरकम शॉर्टकमिंग्स टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप से निपटने के लिए, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले था, बिजनेस मतलब पूंजी कम पड़ जा रही थी, तो हमने क्या किया? कुछ लोगों को बुला लिया, बोले भैया तुम भी मिलकर चलाओ, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे या इस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है। अब सेक्शन 4 में क्या कहा गया 1932 एक्ट के, ये देखो क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड
टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ दम एक्टिंग एज ऑल। तो इसका क्या मतलब हुआ ध्यान समझिए। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है पर्सन के बीच में, ठीक है, जो हम जिसमें हम क्या करते हैं कि सर शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है, चाहे वो अकेला बिजनेस चला रहा हो, चाहे वो अकेला बिजनेस चला रहे हो, और या फिर वो बिजनेस नहीं भी चला रहा हो लेकिन पार्टनर की तरह एक्ट कर रहा हो, वही कह रहा है कैरिड ऑन ऑल, ठीक है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग एज ऑल, ठीक है, एक ही चला रहा हो सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं कि भैया हम पार्टनर है, या फिर सारा लोग बिजनेस चला रहा हो, सबको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जी सर। तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप का कहानी खत्म होता है वहां से पार्टनरशिप की कहानी शुरू होती है। ठीक है, चलो फीचर्स देखें। 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, हो सकते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। तो कम से कम पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए 2 चाहिए कम से कम। मैक्सिमम नंबर क्या होगा? बैंकिंग बिजनेस के लिए 10, नॉन बैंकिंग के लिए 20। एग्रीमेंट क्या है? इट इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, इसमें भी ऑरल इन राइटिंग एग्रीमेंट होगा। पहला क्या? पहले 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, एग्रीमेंट होगा, है ना जी, पार्टनर्स के बीच में, चाहे ऑरल या रिटन। लॉफुल बिजनेस होगा। अब ऐसा नहीं कि बिजनेस मिलकर शुरू कर रहे हैं कि चलो बैंक की लोग डकैती करेंगे, हर महीने हम लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? कह रहा है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कैन बी फॉर्म ओनली विद द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम लॉफुल बिजनेस। ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये भाई साहब पार्टनर्स के होगा। कह रहा है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर पार्टनर्स के हाथ में डिसीजन मेकिंग होता है, हर पार्टनर वो मिलकर डिसाइड करेगा कि क्या करना है। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो जैसे पार्टनर, जैसे सोल प्रोप्राइटर्स में अनलिमिटेड लायबिलिटी था, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जितना चाहो उतना डेट लो, पार्टनर पे ठिकरा मत फोड़ो, याद रखना। उसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी। कह रहा है म्यूचुअल एजेंसी कहने का मतलब है कि हर पार्टनर इंप्लाइड एजेंट होता है अदर पार्टनर का, एंड हर पार्टनर एक्ट कर सकता है अदर पार्टनर के बिहाफ पे। ठीक है ना। जैसे मान लो एक फर्म खोला, उसमें 3 पार्टनर है, ए बी सी, और बी कभी नहीं है, तो ए और सी बी के बिहाफ में क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है, और कह सकता है कि बी भी क्या है? पार्टनर है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, फर्म्स का एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय डेथ, lunacy, insolvency of any of its partner, it suffer from lack of continuity। कंटिन्यू चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस बढ़ा जाता है तो फिर हम उसको कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो ये फर्म का एग्जिस्टेंस जो है वो इफेक्ट किससे होता है? डेथ की वजह से। कोई अगर कान बहरा हो गया है, इंसॉल्वेंसी आ गई है, तो इस वजह से क्या होता है? कंटिन्यूटी की कमी हो जाती है। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट चले मेरिट और डिमेरिट में। क्या मेरिट है सर, क्या डिमेरिट है? मेरिट वही है, इजी फॉर्मेशन और क्लोजर है, उसी की तरह है, सेम किसकी तरह? आपका सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह। यहाँ पे क्या इजीली फॉर्म किया जा सकता है, और ओनली एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनरशिप, सिर्फ एक एग्रीमेंट चाहिए। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बोल रहा है यहाँ ज्यादा पैसा का जरूरत पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे। बैलेंस डिसीजन होगा, क्योंकि एक साथ सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ही मालिक हैं, हम ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ बैलेंस डिसीजन इसलिए होगा क्योंकि अगर 3 पार्टनर हो गए तो तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे, है ना। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क भी शेयर करते हैं कि भैया लॉस प्रॉफिट लोगे तो रिस्क भी शेयर करो, मतलब लॉस भी लेना होगा। तो भैया यहाँ क्या होगा कि 3 लोग अगर मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो तीनों के बीच में प्रॉफिट है, अगर तो तीनों के बीच में रिस्क भी है। सीक्रेसी, सीक्रेसी क्या मेंटेन किया जा सकता है? क्या सीक्रेसी कैन बी इजीली मेंटेन्ड अबाउट द बिजनेस अफेयर्स एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स और टू फाइल एनी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। कह रहा भाई साहब सीक्रेसी को मेंटेन करना मेंटेन किया जा सकता है, चाहे अगर गवर्नमेंट को आपको कोई चीज नहीं रिपोर्ट देना है तो। ठीक है, तो ये सारे क्या मेरिट्स हैं। लिमिटेशन क्या हो गया? लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन मतलब डिमेरिट्स। सर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टनर अगर 3 है 4 है तो कितना ही होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी वो तो है ही, तो ये डिमेरिट्स क्या है कि जितना, देखो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा है कि अगर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड दे आर लायबल इंडिविजुअली एज वेल एज जॉइंटली। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लो एक पार्टनर ने 30 लाख रुपए का लोन लिया, अब वो पार्टनर लेके तो चला आया, ठीक है, और पार्टनर क्या किया? फर्म के नाम से लिया और अपना पैसा उड़ा दिया कहीं। अब वो 30 लाख रुपए की भरपाई जो है जितने पार्टनर होंगे सब पार्टनर मिलकर करेंगे, तो एक पार्टनर की लायबिलिटी जो है अदर पार्टनर का भी हो जाता है। ये सबसे बड़ा डिमेरिट इसका यहाँ पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लैक ऑफ कंटिन्यूटी।
कह रहा पार्टनरशिप कम्स टू एंड विद द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी। तो ये बात सही है कि कंटिन्यूटी में तभी दिक्कत आती है जब आपका डेथ हो जाए, रिटायरमेंट आ जाए, इंसॉल्वेंसी या एलवेंसी आ जाए। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्या हुआ है, पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट एंड अकाउंट्स, दस लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ये बात बिल्कुल सही है, इनको पब्लिश नहीं करना पड़ता अकाउंट और ये, तो इस वजह से क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस से लेस है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं कि अलग अलग तरीके के पार्टनर होते हैं, है ना। हम उस पार्टनर्स की बात करते हैं। सबसे पहला होता है जनरल या एक्टिव पार्टनर, ठीक है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस के एक्टिव में मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट निभाता है, एक्टिव रोल निभाता है। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं वैसे पार्टनर जो भैया काम नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट के लिए हिस्सा होते हैं, किसे, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, है ना। ही डजंट टेक एक्टिव पार्ट, मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं लेता, इन्वेस्ट करता है मनी और शेयर्स को, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उस पे लेता है। सीक्रेट पार्टनर होता है ऐसा पार्टनर जो बिना बताए, है ना, बिना पब्लिक को बताए, ठीक है, वो उसमें एनरोल होता है, वो उसमें पार्टनर बन जाता है, लेकिन वो लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड रखता है। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो सिर्फ नाम के लिए आपके बिजनेस में आता है, उसको ना प्रॉफिट से मतलब है ना आपको इन्वेस्टमेंट से मतलब, वो आया आपके बिजनेस को नाम दिया और चला गया। अमिताभ बच्चन आया आपके बिजनेस में ये किया और चले गया। पार्टनर बाय स्टॉपल, सर पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये क्या होता है, यहां पे एक पार्ट देखो, जो एक्चुअली में एक इंसान होता है, ठीक है, मान लो एक एबीसी 3 पार्टनर है, तो उसमें से डी जो उसका मैनेजर है, पार्टनर्स का मैनेजर है, वो किसी के सामने क्या प्रेजेंट करता है कि हम इस कंपनी में, इस पार्टनरशिप में पार्टनर हैं, और जबकि वो पार्टनर नहीं है। इट मींस कि जहां पार्टनरशिप में कोई ऐसा बंदा इंडिविजुअल आ जाए जो अपने आप को ये क्लेम करे कि भैया हम पार्टनर्स है इसके, और इससे किसी सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको ट्रीट ऐसे किया जाएगा कि वो पार्टनर ही है उस फर्म का, क्या है, वैसा ही है। अब देखो सेक्शन 28 में ये मेंशन है, एग्जाम्पल से आप समझो, एग्जाम्पल से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्या कह रहा है, एक्स और वाई जो है पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एक्स वाई पार्टनर है। एक्स इंट्रोड्यूस करता है ए को, ए मैनेजर एज हिज पार्टनर टू जेड। अगर एक्स जो है, मान लो वाई नहीं था, तो एक्स गया अपना मैनेजर को लेके ए को, और उसको क्या बोला, जेड को बोला भाई साहब ये मेरा क्या पार्टनर है, ठीक है, और वहां ए साइलेंट रह जाता है। ए क्या होता है, ए रिमेंड साइलेंट। पार्टनर कौन था, एक्स वाई, लेके किसको गया था, ए को, एक्स और ए गया था जो ए मैनेजर था, लेकिन वहां पे उसको पार्टनर शो कर दिया और ये वहां चुप रह गया। तो जेड क्या हुआ, कह रहा है जेड ए ट्रेडर बिलीविंग ए पार्टनर सप्लाइड 100 टीवी सेट्स टू द फार्म ऑन क्रेडिट। अब ए को, जो जेड था आपका सप्लायर, वो ए को पार्टनर मानकर 100 टीवी सेट सप्लाई कर देता है उधार में। आफ्टर एक्सपायरी डेट ऑफ क्रेडिट, जब एक्सपायरी ऑफ डेट आ जाता है और जेड को पैसा नहीं मिलता है, जेड डिड नॉट गेट अमाउंट ऑफ टीवी सोल्ड टू द पार्टनरशिप फर्म, तो जेड फाइल करता है अगेंस्ट एक्स और ए दोनों के खिलाफ। पार्टनरशिप कौन था, एक्स और वाई, लेकिन फाइल किसके किसके खिलाफ हुआ है, एक्स और ए के खिलाफ। क्यों, क्योंकि ए ने सामने जेड के ये कहा था कि भाई साहब हम इस कंपनी के पार्टनर हैं, या एक्स ने ए को पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट करा दिया था, ठीक है। हेयर द गिवन केस ए इज द मैनेजर इज ऑल्सो लायबल फॉर द प्राइस। देखो ए जो मैनेजर था वो प्राइस के लिए लायबल है, बिकॉज he becomes a partner by holding out। क्या हुआ, वो पार्टनर्स क्या बन गया, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट बन गया। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आया जी सर। चलिए अब आप इसको देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए क्या है। ये एक्टिव पार्टनर कैपिटल लगाता है, मैनेजमेंट में हिस्सा होता है, प्रॉफिट लॉस के लिए है और अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक्टिव पार्टनर सब में होता है। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर कैपिटल लगाता है, पार्टिसिपेट में मैनेज नहीं करता है, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं है, शेयर प्रॉफिट लॉस लेता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना जी। उसके बाद सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में, ठीक है, मैनेजमेंट का हिस्सा होता है बट सीक्रेटली, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस या अनलिमिटेड लायबिलिटी। नॉमिनल पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कैपिटल नहीं देता है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी नहीं आता है, जनरली डज नॉट शेयर प्रॉफिट और लिमिटेड लायबिलिटी इसकी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स बाय स्टॉपल डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये भी नहीं देता है, मैनेजमेंट का हिस्सा भी नहीं होता है, डज नॉट प्रॉफिट लॉस ये भी नहीं मिलता है इसको, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ये जो है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये भी कैपिटल नहीं देता है,
मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता है, प्रॉफिट लॉस नहीं मिलता है, लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो एक बात याद रखना, पार्टनरशिप में आपकी लायबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी। क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। अब पार्टनरशिप डीड ये क्या होता है बेसिकली? देखिए, पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड कराने का ऐसा कोई कंपलसरी प्रावधान नहीं है, एग्रीमेंट के बेस पर काम हो जाता है। लेकिन फॉर्म जो है वो किस तरीके से चलेगा, इसके लिए एक एग्रीमेंट होता है स्टाम्प पेपर पर, जिसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं कि वो फॉर्म चलेगा कैसे। उस फॉर्म को चलाने का जो टर्म एंड कंडीशन का जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और उसमें क्या क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द फॉर्म, लोकेशन ऑफ द फॉर्म, एड्रेस ऑफ द फॉर्म, ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टर्म, सैलरी, ड्राइंग इंटरेस्ट, ये सारा चीज। ठीक है, इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें अपने पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। आने वाले वीडियो में जो है वो हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत करेंगे और बहुत जल्दी अकाउंट्स की भी शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।